हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के खंडेलवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। और हम लोग जो है बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के तीसरे पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली बार जो है हमने बताया था कि क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए कुछ ज़रूरी जो नियम है वो हम देख चुके हैं। और एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्स किरण विवर्तन के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर कुछ आवश्यक पद की जानकारी हमको आवश्यक है, तो ये हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यक पद है वो आपको बता रखा है, यहाँ पर हमको इस स्लाइड में दिख रहा है कि कौन कौन से पद हैं जिसकी जानकारी हमको आवश्यक है। सबसे पहला पद है चालक। चालक का मतलब परिभाषा यहाँ बताई गई है कि चालक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चालक का मतलब क्या बताया गया है कि समदूरस्थ बिंदुओं की असीमित व्यवस्था या जाल, जिसको हम चालक कहते हैं। जैसे मछली पकड़ने का जाल है, तो इसको हम जो है चालक कहते हैं। अब ये जो है चालक, ये हम 2D की बात करें, द्विविमीय, और यदि इसको त्रिविम में फैला दिया जाए 3D में, तो अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, त्रिविम चालक कहेंगे। और परिभाषा क्या है इसकी, पूछी जाती है परीक्षा में 1 नंबर की छोटी छोटी, बिंदुओं की ऐसी त्रिविमीय असीमित नियमित व्यवस्था जिसमें प्रत्येक बिंदु का वातावरण दूसरे सभी बिंदुओं जैसा हो, जिसको हम इंग्लिश में स्पेस लैटिस, वैज्ञानिक का नाम से ब्रेवेज लैटिस भी हम कहते हैं, त्रिविम चालक। ये परिभाषा हमको आना चाहिए। और फिर तीसरी परिभाषा इकाई सेल, यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। और यहाँ पर इकाई कोष्टिका, हमने पहले भी ये चीज़ बताई आपको कि एकक कोष्टिका वह एकक है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल बन जाता है। हम परिभाषा देख चुके हैं। और इसको एक उदाहरण के द्वारा मैंने बताया था कि ईंट का भट्टा जब हम देखते हैं, आपको चौकोर दिख रहा, बहुत दूर से दिख रहा चौकोर, ठीक है, लेकिन पास में जाकर देखने पर क्या दिखता है कि वहाँ पर एक छोटी छोटी इकाइयाँ यानी ईंटें रखी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो त्रिविम चालक है उसकी इकाई कोष्टिका क्या हो गई, इकाई कोष्टिका क्या हो गई, यहाँ पर भट्टे की इकाई कोष्टिका क्या हो गई, वो हो गई ईंट। तो इसी प्रकार से त्रिविम चालक के अंदर सबसे छोटी जो सेल होती है, कोष्टिका होती है, इसको इकाई सेल कहते हैं। उसको बार बार दोहराइए तो वह त्रिविम चालक का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रेवेज ने जो है बताया कि एकक कोष्टिका इकाई सेल 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती है जो हम देख चुके हैं। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक लैटिस, सरल गणित जालक, जिसके अंदर अवयवी कणों की संख्या 8 होती है, जो कि क्यूब के घन के कोनों को ऊपर स्थित होते हैं। दूसरी प्रकार की बताइए आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी ऐसा जो है इकाई कोष्टिका जिसके अंदर घन कोण के अलावा फलकों के सेंटर में भी एक एक जो है कण उपस्थित होता है। और तीसरा बीसीसी, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहते हैं, यानी काय केंद्रित खनिज संरचना। और चौथे प्रकार का जो है बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसकी संख्या बहुत कम है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं आगे देखते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं बताते हैं या बहुत कम एग्जाम्पल है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, एक्स किरण विवर्तन के द्वारा जब आपको क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करना है, तो आपको जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन आपको क्या बताता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन ये बताता है कि जो इकाई कोष्टिका है वह किस प्रकार की है ना। और जब हमको ये किस प्रकार की, उसके लिए हमको यह डी रेशियो निकालना पड़ता है। और डी रेशियो क्या होता है, इसको समझने के लिए 3 पद, चालक तल, दूसरा यानी लैटिस प्लेन, दूसरा अंतरातल अनुपात, इंटर प्लेनर डिस्टेंस, और तीसरा अंतरातल अनुपात, इंटर प्लेनर डिस्टेंस रेशो या डी रेशो, डिस्टेंस रेशो। ये तीनों पद की जानकारी आवश्यक है। एक एक पद हम लेते हैं। पहला पद जालक तल। तो जालक तल हम पहले भी पढ़ चुके हैं
कि त्रिविम जालक में जो क्यूब लिया हमने, घन लिया, तो उसका अंदर जो आपके 6 फलक हैं वो जालक तल का उदाहरण है। तो यहाँ पर जब हम मॉडल लेते हैं या क्रिस्टल लेते हैं, उसकी यूनिट सेल लेते हैं, उसके अंदर भी जो परिभाषा देखते हैं कि त्रिविम जालक में समांतर व समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस तलों को हम जालक तल कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। समान रूप से इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, बड़े कोष्टक में इसको लिखते हैं HKL, स्मार्ट HKL के द्वारा इसको लिखते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। वापस आपको बताया, आप ध्यान रखिए उदाहरण को, कि सबसे पहला हमने क्या बताया कि जो क्यूब है, घन है, उस घन की आमने सामने की जो दीवारें हैं, आमने सामने की जो दीवारें हैं, ये आमने सामने के जो फलक हैं, ये जालक तल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रकार के तल बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है, कौन सा बताया गया है, जिसको हमने ए लिखा है, ये ए पार्ट, इसको लिखा हमने 100 तल। यानी 100 का मतलब ये है कि अगर आप वापस पिछले अगर लेक्चर आप देखिए तो उसका नाम हमने बताया था वाइस के पैरामीटर पद्धति और मिलर इंडिसेज, मिलर सूचकांक पद्धति। तो उसके अंदर जो वाइस के पैरामीटर है उसको व्युत्क्रम कर देते हैं तो मिलर इंडिसेज प्राप्त होता है, जो कि पूर्णांक होते हैं। और यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर है तो हम ये मानते हैं कि वह अनंत पर काटता है। और यहाँ पर जो है जो 0 आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं 100, तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या है कि ये जो दोनों अक्ष हैं, यानी अक्ष कौन कौन से हैं, ये तीनों XYZ अक्ष में से जो 0 है वो Y अक्ष के लिए और Z अक्ष के लिए हमको बताया गया है। ठीक है, 0 का मतलब ये है कि जो फलक है वह Y अक्ष के समांतर है और Z अक्ष के समांतर है, इसलिए यहाँ पर 0 आया, क्योंकि हमने वाइस के पैरामीटर को जब उल्टा किया है ना, व्युत्क्रम किया, तो वो 1 बटा अनंत हो गया, 1 बटा अनंत क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 100 का मतलब ये है कि वह तल जो x अक्ष के ऊपर इकाई अंतःखंड के बराबर अंतःखंड या इकाई x के अक्ष के ऊपर अंतःखंड काटता है और y अक्ष के समांतर है और z अक्ष के समांतर है, तो इसको हम 100 कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के तल हो गए, ये जो है x अक्ष पर अंतःखंड काटता है और y और z अक्ष के समांतर है। अब ये 3 प्रकार के हो गए। तो पहला तल जो हमने देखा है यहाँ पर, कौन सा तल देखा, 100। 100 मतलब क्या है, x अक्ष के ऊपर अंतःखंड काटता है और y x और z अक्ष से समांतर है। अब दूसरा जो तल हमने लिया उसका अंदर क्या लिखा है, 010, और 010 में हम देखते हैं कि जो 1 है वो y वाले अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि x अक्ष के ऊपर और z अक्ष के समांतर तल है और वह y अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है, तो ये 010 तल हो गया। और तीसरा तल जो है ये हमने बताया 001, इसका मतलब क्या हुआ कि वह x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और z अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है। तो इस प्रकार से ये 001 तल हो गया। तो ये जो 100 तल है 3 प्रकार के हो सकते हैं कि वह या तो x अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है, या y के ऊपर काट रहा है, z के ऊपर काट रहा है। अच्छा, दूसरे प्रकार का तल, उसको हम दूसरे प्रकार के तल को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं 110 तल। इसका मतलब ये 11 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो तल है x अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है और y अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है और z के समांतर है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है x व y अक्ष पर अंतःखंड काटता है तथा z अक्ष से समांतर है। अब यहाँ पर वापस 3 प्रकार की परिस्थिति हो गई यहाँ पर कि 0 का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, 0 का मतलब क्या हुआ, z अक्ष के समांतर। तो हो सकता है कि कोई फलक जो है y अक्ष के समांतर हो, तो उसके लिए जो है मिलर इंडिसेज जो है लिख रखे हैं 101। हो सकता है कोई फलक ऐसा हो जो y अक्ष पर और z अक्ष के ऊपर अंतःखंड काट रहा है, अंतःखंड है और x अक्ष से समांतर हो, इसको हम 011 कहते हैं, तल कहते हैं, प्लेन कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का तल देख लिए, 100, 110। अब तीसरे प्रकार का जो तल है उसको हम कहते हैं 111 प्लेन, जालक तल, लेटिस प्लेन। 111 का मतलब क्या हुआ कि वह फलक जो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष तीनों को ऊपर अंतःखंड काटता है, तो इस प्रकार का जो फलक है वह क्या कहलाता है, 111 फलक कहलाता है। तो ये तो पहली वाली जो परिभाषा है जालक तल की वो हमने देखी। अब अगली परिभाषा क्या आती है कि अंतरातल अंतराल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 समांतर फलकों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं दूसरा पद अंतरातल अंतराल, इंटर
प्लेनर स्पेसिंग, यानी दो जो आमने सामने की समानांतर फलक है उनके बीच की दूरी, या यहाँ परिभाषा लिखते हैं एक ही जैसे उत्तरोत्तर तलों के बीच लंब दूरी, जिसको हम आगे बता रहे हैं। आगे हम क्या बता रहे हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, फॉर्मूला है इसका, क्या फॉर्मूला है कि डी एच के एल, ये लिखा हमने डी एच के एल इक्वल टू ए बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एच के एल जो फलक है, जो समांतर फलक है, उनके बीच में लंबवत दूरी को यहाँ पर इसके द्वारा दिखाया गया है। इसको हम आगे विस्तार से और देखेंगे। तो यहाँ पर इस आधार पर जो है तीन प्रकार के जो है अंतराल हो गया, इंटर प्लेनर डिस्टेंस हो गया। कौन कौन सा होगा, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ दिखाया गया है कि ए 100 तल, ठीक है। अब 100 का मतलब ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। 100 हो सकता है यानी एक्स अक्ष के ऊपर अंतःखंड काटे वाई जेड के समांतर हो, दूसरा वाई अक्ष के ऊपर अंतःखंड काटे एक्स जेड के समांतर हो, और तीसरा जेड अक्ष के ऊपर अंतःखंड काटे जिसको 1 लिख रखा है, और 00 का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर हो। तो ये एक प्रकार का तल हो गया। दूसरे प्रकार का तल जो है डिस्टेंस कौन सी हो गई, जो 110 टाइप का जो तल है। तो यहाँ पर बताया हमने 110 टाइप का तल जो है बताया कि पहला तो 110 तल, दूसरा 101 तल, और तीसरा 0111 तल। इसका मतलब क्या हुआ कि वह तल जो कि दो अक्षों के समांतर, दो अक्षों को अंतःखंड काटता है और किसी एक तीसरे अक्ष के समांतर होता है। और तीसरे प्रकार का जो हम तल हमने देखा D111, इसका मतलब क्या है कि जो 111 तल है, तो समांतर जो 111 तल है उनके बीच में लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये कहलाती है डिस्टेंस। और तीसरा जो है पद से हम देखते हैं अंतराल अनुपात। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस निकाल ली है, किसके द्वारा निकालते हैं हम, एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है अंतरातल अनुपात का मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि रेशो निकाल लिया। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला वाला सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, तो आपने क्या निकाल लिया, D100 निकाल लिया, किसके द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। 110 निकाल लिया, किसके द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। और D111 तीनों निकाल लिए। तीनों का अनुपात जब हम रखते हैं तो ये अनुपात हमको ये प्राप्त होता है 1:1/√2 अनुपात 1/√3। और इसको जब हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है 1:0707 अनुपात 0.577। तो यहाँ पर अब क्या परिभाषा होगी अंतराल अनुपात के लिए या डी रेशो के लिए, कि इसे सामान्य रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है D100 अनुपात D110 अनुपात D111। और तथा यह प्रत्येक प्रकार के जो त्रिविम जालक है, तीन प्रकार के त्रिविम जालक हमने देखे, सिंपल क्यूबिक लैटिस देखा हमने, सरल घनी जालक देखा, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस देखा यानी फलक केंद्रित घनी जालक देखा, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस देखा यानी काय केंद्रित घनी जालक। तो अब यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के जालक के लिए, जैसा हमने सबसे पहला बताया, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए जो ये आपके अनुपात है ये प्राप्त होगा। और अगर अनुपात प्राप्त होता है 1:0.707 अनुपात 1.154, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जालक है वह फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि जो अनुपात है वो हमको प्राप्त होता है तीसरे वाले के मुताबिक, तो यहाँ पर ये जो संरचना होगी त्रिविम जालक होगा, इकाई कोष्टिका होगी, वह होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस काय केंद्रित घनी जालक, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है इसका एग्जाम्पल जो है हम आगे लेंगे। सिंपल क्यूबिक लैटिस एग्जाम्पल इसका लेंगे KCl। कौन सा लेंगे हम, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे इसका आगे स्टडी करेंगे, तो ये लेंगे KCl। इसी प्रकार से फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का एग्जाम्पल लेंगे हम सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और जो तीसरे प्रकार का जालक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल है, इस तीसरा जो आपके स्पेस लैटिस है इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। इसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर जो है डी रेशो निकाले हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये किस प्रकार से निकाले गए हैं, तो इसको गणना करने के लिए जो है यहाँ पर हमने बता रखा है, ठीक है। तो गणना करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो है जो लैटिस प्लेन है वो ले लिए, जो वाइस के पैरामीटर है ये वाइस के पैरामीटर ले रखे हैं, ठीक है। वाइस के पैरामीटर ले लिए प्रत्येक प्रकार के तल के लिए,
तीनों तल बता रखे हैं, ये 100, ये 110 और ये 111। इसके लिए जो है अब इनको क्या करते हैं, प्रत्येक प्रकार के जो इसको मिलर इंडिसेज में कन्वर्ट किए, 100 कर लिया इसको, ठीक है। मिलर इंडिसेज में कन्वर्ट करने के बाद में जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आपको जैसे पहला बताया कि DHKL, ये इसको हम HKL कहते हैं, DHKL इक्वल टू A बाई √H² प्लस K² प्लस L²। यहाँ पर HKL की क्या वैल्यू है, ये जो पहली वैल्यू है ये जो आपके H के लिए है, दूसरी वैल्यू है ये K के लिए, तीसरी वैल्यू है ये L के लिए। तो यहाँ पर क्या है, H 1 है, H का मान 1 है, K का मान 0 है, L का मान जो है 0 है, तो ये A बाई √1² प्लस 0² प्लस 0², तो ये हो गया A बाई 1 इक्वल टू A इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो फलक है कौन सा, 100, तो आमने सामने का जो फलक है इनके बीच की दूरी क्या होगी कि जो आपके घन की भुजा है, क्यूब की जो आपके भुजा है, ठीक है, वही दूरी होगी, और वही यहाँ पर गणना करने पर सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसको हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद इनका रेशो रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्तार से इसको समझाया गया है, और अगली क्लास में भी हम इसको एक बार विस्तार से बताते हैं कैलकुलेट करने का तरीका, और फिर बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।